We have Rao Narbir Singh with us today. Singh, a three-time cabinet minister in Haryana, is contesting from Badshapur in Gurgaon, which is the largest constituency in the state. Singh, who was denied a ticket by the BJP in 2019, is back in the electoral fray this time. Thank you for joining us, sir. चुनाव में अब 10 दिन ही रह गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? हाउ इज़ द इलेक्शन शेपिंग अप? आप अपने चुनाव को कैसे देख रहे हैं और पार्टी की परफॉर्मेंस को आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने को जा रही है और जो भी पार्टी 2 बार चुनाव जीत लेती है उसका थोड़ी बहुत तो खिलाफत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मन और रुझान हो रहा है। मैं सारे हरियाणा की नहीं जानता, लेकिन यहाँ दक्षिण हरियाणा में तकरीबन सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा में, क्या पोल इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्या चुनावी मुद्दे हैं जिन्हें आप देखते हैं और क्या प्रॉमिसेस आप यहाँ जनता से कर रहे हैं? मैंने यहाँ 2014 से 19 तक मैं विधायक रहा, मंत्री रहा और पूरे गुड़गांव ज़िले में विकास किया और मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी उससे खुश था। लेकिन 2014 के बाद जब 19 का चुनाव हुआ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीते, एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जीत गया, तो विकास की वो गति रुक गई। इसलिए लोगों में थोड़ा सा रोष है कि भाई भाजपा की सरकार होने के बाद भी काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहता हूँ वो भाजपा की सरकार नहीं थी, वो 2 दलों की सरकार थी, जेजेपी और बीजेपी की। और हमारे रोडों का बुरा हालात है तो हम कहते हैं कि वो जेजेपी के उसमें था, कोटे में वो महकमा चला गया और इसलिए विकास नहीं हो पाया। तो लोग इस बात को मानते हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ हैं, तो लोगों की समझ में आ रहा है कि ठीक बात है कि साझे की समझौते की सरकार में ऐसा ही चलता है। लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि हमारे जो विकास कर सकती साउथ हरियाणा में बीजेपी ही कर सकती। कांग्रेस ने बहुत साल शासन किया, कोई विकास का काम नहीं किया। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह, बहुत से कॉलेज, बहुत से रोड, बहुत से फ्लाईओवर भाजपा की सरकार बढ़े। इसी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, 5 साल काम नहीं हुआ, फिर हमने भाजपा की सरकार बनानी। गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता रहा है, उसके लिए प्रॉमिसेस रहे हैं कि उसे सिंगापुर काइंड ऑफ सिटी बना देंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो गुड़गांव इज इन अ मेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, मैं कभी भी ये सिंगापुर बनाने की नहीं कहता। मैं हर सभा में ये कहता हूँ कि हम इसको गुड़गांव बनाएंगे। हमारा एक अच्छा शहर है, बढ़ता हुआ शहर है। हमारे यहाँ जब मैं छोटा था 30,000 की आबादी थी, आज 30 लाख की आबादी है और समय अनुसार समस्याओं का समाधान न किया तो दिक्कत आएगी। तो इसको अच्छा शहर, सुंदर स्वच्छ शहर बनाएं हम, तो ऐसी मेरी कोशिश है। मैं हर जनसभा में कहता हूँ हम सिंगापुर नहीं बनाएंगे, इसको गुड़गांव बनाएंगे और एक अच्छा शहर हो गुड़गांव का। एनसीआर का मेन जिला है गुड़गांव, दिल्ली के नज़दीक है। सारी सुविधाएं हम सरकार की तरफ से मुहैया कराएंगे और लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने में आप भी सरकार का सहयोग करें। वाटर लॉगिंग का क्या करेंगे? हमारे वाटर लॉगिंग देखो, एक बार 2016 में पानी आया, तकरीबन 125 मिलीमीटर बारिश हुई और हीरोंडा चौक पे जाम लग गया। नेशनल हाईवे 2 दिन तक जाम रहा। नेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी उसको और उसके बाद मनोहर लाल जी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई। हमने अगले साल से उस पर उसी साल काम शुरू किया। अगले साल से पानी नहीं आता और वहाँ बादशाहपुर ड्रेन नाम से नाला बनाया है और उसके ऊपर इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया। लोग हज़ारों की संख्या में, औरतें आदमी सुबह शाम घूमते हैं। ऐसे ही पूरे SPR के ऊपर ड्रेन बनने लग रही है। 4-5 महीने वो बन जाएगी, वहाँ से वहाँ पानी निकल जाएगा, छावला में चला जाएगा, जमुना में। दूसरा, एक शहर के अंदर से यहाँ से निकालना हमने पानी, शहर के अंदर से उसकी एक व्यवस्था करेंगे कि जहाँ भी लो लाइन एरिया वहाँ से पानी निकाला जाए। कोशिश है कि वो भी 2 साल के अंदर हो जाएगा। ट्रैफिक की समस्या है गुड़गांव में, रोज़ नए नए वाहन आते हैं, संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि गुड़गांव में सिग्नल फ्री गुड़गांव हो, 18-20 अंडरपास या फ्लाईओवर गुड़गांव में सरकार बनाए, तो ऐसी व्यवस्था से गुड़गांव ठीक हो जाएगा। गुड़गांव में हॉस्पिटल की कमी है। 30 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल, तो वो भी हमने तोड़ दिया। नाम मात्र का एक 10 सेक्टर में हॉस्पिटल छोटा सा। 4 हॉस्पिटल कम से कम गुड़गांव में बनने चाहिए। 4 सब्जी मंडियां होनी चाहिए, जबकि एक सब्जी मंडी 30 लाख की आबादी में एक सब्जी मंडी का क्या औचित्य है। और गुड़गांव में मेडिकल और एजुकेशन का हब है। सब दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराना आते हैं, लेकिन गरीबों का इलाज नहीं है, तो हॉस्पिटल की मैं मांग करता हूँ और बनवाएंगे उसको। एक स्कूल बहुत महंगे हो गए गुड़गांव में। आम आदमी, छोटा परिवार हो, तनख्वाह में गुजारे करने वाला आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ तकरीबन 863 स्कूल हैं सरकारी, प्राइमरी से लेकर +2 तक। और यहाँ 400 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं गुड़गांव में, जिनका हज़ारों करोड़ का CSR फंड है।
नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी कि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुला के इनसे रिक्वेस्ट करी जाए कि 2-2 स्कूल आप अडॉप्ट करें, जो उनके लिए राय के बराबर है। और मेरे को लगता है कि वो कर लेंगे, उनकी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे और आम आदमी, गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। कोई कैप आप प्रपोज करेंगे कि जैसा आपने बताया कि फ़ी जो है एक्सेप्शनली हाई है, दिल्ली के स्कूल से भी ज़्यादा हाई फ़ी है जो हम गुड़गांव के स्कूल्स में चार्ज करते हैं, आपको लगता है कि कोई एक कैप होना चाहिए कि इससे ऊपर नहीं फ़ीस चार्ज कर सकते? नहीं, सरकार के तौर पे कैप लगाने की बहुत की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, मैं ये मानता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे जब बन रहा था, और द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी डिलेड प्रोजेक्ट था और सेंटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया जा रहा था कि जो दिल्ली गुड़गांव का जो ट्रैफिक है, जो इतना लोड है, वो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अब एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है और ट्रैफिक अभी भी वैसा ही है। मैं कह रहा हूँ, गुड़गांव में हमारी 3-4 अथॉरिटी हैं एसडीएम की जो नंबर सैंक्शन करते हैं। 2 महीने में सारी अथॉरिटी फुल हो जाती है। इसका मतलब 10,000 गाड़ियाँ 9,999 एक नंबर सीरीज निकल जाती है। तो गुड़गांव में बढ़ते हुए ट्रैफिक, और इसका आखिरी इंजाम यही होगा कि धोड़ा कुआं से मानेसर तक हम एलिवेटेड जब तक नहीं बनाएंगे, और उसके 3 उतारों, एक एम्बियंस मॉल पे, एक राजीव चौक और सीधा मानेसर, जब तक उस पर उतार नहीं करेंगे, गुड़गांव ऐसे ही नेशनल हाईवे 8 नंबर जो आज 48 नंबर, ये जाम ही रहेगा। ट्रैफिक बहुत बढ़ गया जी, और पीक आवर्स में तो इतना बुरा हाल हो गया कि हमें 1.5 घंटा लग जाता है धोड़ा कुआं जाने में। कोई प्रपोजल है एलिवेटेड के लिए? अब के सरकार बनेगी तो मैं गडकरी से मुलाकात करके इसकी कोशिश करूंगा। और खुद गडकरी जी भी कई बार कह चुका कि मैं भी कई शादी ब्याह में यदि गुड़गांव आता हूं तो मुझे वापस जाने में बड़े टाइम लगता है। और सारे जितने भी लीडर हैं गुड़गांव में कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए आते रहते हैं, कोई शादी ब्याह फंक्शन में आते हैं या सरकारी प्रोग्रामों में आते हैं। उन सबको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए सबकी नॉलेज में है। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन सिरे चढ़ जाएगा इस योजना में, इसको मैं बढ़वाऊंगा। मेट्रो पे क्या? मेट्रो का सैंक्शन हो चुका, शहर पुराने शहर में गुड़गांव मेट्रो जा रही है, उसकी डीपीआर तैयार होगी, काम शुरू हो जाएगा। आचार संहिता के बाद उसका काम शुरू होगा। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि? मैं ये कह सकता हूँ कि इस 5 साल 5 वर्षीय योजना मेट्रो चालू हो जाएगी। गार्बेज एक और बहुत बड़ा फैक्टर है गुड़गांव में, और जब भी तो मैं कहता हूँ गार्बेज का हम एक जगह निश्चित करेंगे जहाँ भी हम डालते हैं, वो जो भी सोसाइटी वाले लोग उसको अपोज करते हैं, ऐसी जगह चिन्हित तो करनी पड़ेगी कि हमें गार्बेज कहीं इकट्ठा करके फिर उसको डालें। एक जगह तो सारा इकट्ठा हो नहीं सकता, अन्ना कोई शहर वाले इकट्ठा होने देंगे। मेरी ये सोच है कि जोन वाइज बांट के इस गार्बेज को एक जगह इकट्ठा किया जाए। गुड़गांव में 6 जोन बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, और फिर जोन वाइज रोज वो उठ जाए। ऐसी व्यवस्था 2-3 महीना में सरकार बनने के बाद, अब कई गार्बेज की बहुत बड़ा कूड़ा डंप बन गया गुड़गांव, उसको भी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। Another big mess in Gurgaon is garbage. The Banwari landfill has also been a big issue. It is always raised in the polls, and the court had ordered the treatment of the garbage, but we still see the same situation. What is your plan to address the garbage mess? नहीं, मैं उसका मशीनें लग रही है, काम चल रहा है, बहुत कूड़ा कम हुआ। आप देखो कई हज़ार टन कम हो गया, सेग्रीगेट कर रहे हैं और उसको सफाई कर रहे हैं, उसका हम खाद बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर समय लगेगा उसको ठीक करने में। चुनाव की अगर बात करें तो पार्टी में इन फाइटिंग दिख रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो नाराज़ हैं टिकट ना मिलने की वजह से और इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है इन सबका असर जो अल्टीमेटली कैसे सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी पे पड़ेगा? ये सभी दलों में चलता, कई प्रत्याशी हर पार्टी में होते हैं, ये अकेले भाजपा में नहीं। आप कांग्रेस में देखिए और पार्टियों में देखिए, और जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है उसमें नहीं होता, क्यों? उसमें एक ही कैंडिडेट तो बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं वो। तो भाजपा बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ स्वाभाविक है कई प्रत्याशी होते हैं। एक प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो ह्यूमन नेचर है ये, वो थोड़ा सा खिलाफ थोड़े दिन जाता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी पार्टियों में वैसा ही है, तो उनके भी लोग नाराज़ हो जाते हैं, और कांग्रेस वाले बीजेपी की मदद कर देते हैं, कुछ बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस की मदद करते हैं, स्वाभाविक है। पार्टी में इनफाइटिंग है सीएम फेस को लेकर भी। राव इंद्रजीत सिंह बोल चुके हैं, अनिल विज बोल चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बढ़ने के लिए तो सबके मन में होती है कि मैं बढ़ जाऊं, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है भारतीय जनता पार्टी में, वही कैंडिडेट सीएम का होता है। अब माननीय अमित शाह जी आए और वो डिक्लेयर करके चले गए कि अगला सीएम नायब सैनी होगा, तो मेरा ये मानना है कि बदलाव नहीं होगा। हाँ, लोगों की वोट लेने के लिए ज़रूर कह सकते हो आप कि भाई मैं सीएम बन रहा हूँ, तो इस इलाके में लोग वोट मांग लेते हैं इस बहाने, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला कर लेता है उसका बहुत मुश्किल है बदल।
आप सीएम रेस में नहीं? ना सब, मैं तो मंत्री तक रेस में होता हूँ। सीएम बनने की तो बहुत साल पहले कोशिश करी, अब मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं कि गलत? इसलिए कहता हूँ कि बिना राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व तो जब तक नहीं चाहेगा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो इसलिए आदमी को अपनी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। आपको लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा? लास्ट टाइम भी हाँ, ऐसा मैं भी हुआ कहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के कार्यकर्ताओं को ही चाहता है। हम पार्टी में 13 साल 14 साल हो गए, 2010-11 में आया था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बनाएंगे। वो उनका जो संगठन का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कोई अपवाद को छोड़ के तकरीबन उन्हीं को बनाती है जो उनके संगठन के शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं। You already talked about that how a coalition with JJP has impacted the progress. What if अगर BJP does not get a majority this time, which party or which alliance partners do you think that BJP will go with? नहीं, बीजेपी किसी के साथ नहीं जाएगी, बीजेपी के साथ कोई न कोई आ जाएगा। हाँ, अब ये तो समय बताएगा कौन किस के दल के विधायक आते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा बहुमत ले लेगी, और बाई चांस नहीं भी आ पाए तो कोई न कोई दल भाजपा को समर्थन दे देगा। 2019 में जब बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला था, राकेश दौलताबाद जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे वहाँ से, वो एमएलए बने थे। उनकी वाइफ इस बार कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वो भी रेस में हैं। क्या आप उनको चैलेंज देखते हैं? देखो, चैलेंज तो सभी होते हैं, और प्रजातंत्र में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, और जब तक वोट काउंट नहीं होती हर प्रत्याशी जीतता हुआ होता है। ये तो 8 तारीख बताएगी किसका चैलेंज है किसका नहीं। मैं नहीं कह सकता कोई चैलेंज है, और प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनका हक है प्रजातंत्र में, लड़ो, और 8 तारीख को सबका नतीजा आएगा। Congress has put a relatively new candidate against you. How do you see them as a competition? ना, अच्छा कैंडिडेट है, और समय 8 तारीख बताएगी कौन कितने लोगों में लोकप्रिय है, किसकी कितनी वोट आती है, आज मैं नहीं कह सकता।